जय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्मॉल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर आपको 10th का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। उसी कड़ी में हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और चारों चैप्टर में हम 21 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने डे बाय डे हर एक क्लास को अपनी ईमानदारी से देखी है तो आपके उन 21 नंबर में से गारंटी देता हूँ कि 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। चैप्टर हमारा 4 अंक का होने वाला है और इस चैप्टर में हम 4 अंक कंप्लीट करने वाले हैं। ये 4 अंक हम आराम से देखेंगे और इस चैप्टर को थोड़ा अलग अंदाज में पढ़ेंगे। अब अलग अंदाज में कैसे? इस चैप्टर को हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेकर पढ़ेंगे, यानी शुरू से लेकर एंड तक मैं क्वेश्चन बनाकर आपके सामने लाऊंगा, तो आपको हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपका एग्जाम पास करवाना अच्छे नंबरों से मेरी जिम्मेदारी है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, तत्वों का वर्गीकरण हेतु त्रिक नियम किसने दिया? यहाँ पर आपको 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं। हम इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करेंगे, चारों वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। न्यूलैंड ने आपको पता हो तो अष्टक नियम दिया है। क्या, कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का तो कौन सा नियम था? अष्टक नियम। इन्होंने कहा था कि जो 8 तत्व होते हैं उनमें पहले तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व के गुण से मेच खाता है, इसीलिए इन्होंने कहा कि ये अष्टक नियम है मेरा, और इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं सेकेंड वैज्ञानिक कौन सा? डाबेराइन। डाबेराइन कौन था? ये वही वैज्ञानिक था जिसने कहा कि 3 तत्व लो और 3 तत्व में से पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व का द्रव्यमान जो है उन दोनों का जो औसत है वो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर आता है। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल लिया था उन्होंने, एक लिथियम लिया था और एक तीसरा तत्व क्लोरीन लिया था। इन दोनों का जो द्रव्यमान है उनका जब औसत निकाला तो बीच में कैल्शियम था, उस कैल्शियम के द्रव्यमान के बराबर आया था। तो ये इसका कहना था, परंतु ये नियम ज़्यादा चल नहीं पाया और ये नियम फेल हो गया था। परंतु हमारा यहाँ सही आंसर यही हो जाएगा, डाबेराइन। परंतु जान लेते 2 वैज्ञानिक के बारे में और। ये मेंडलीव कौन थे? तो इन मेंडलीव ने सुव्यवस्थित एक सारणी दी थी, जिसे सुव्यवस्थित सारणी कहते हैं, या फिर हम अभी जो पढ़ते हैं वो सारणी इन्होंने दी थी। ये मोजले भाई साहब कौन थे? ये मोजले नाम के वैज्ञानिक थे, हेनरी मोजले नाम के। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो परमाणु है होते हैं ना, जो तत्व होते हैं, उनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या को ना लेकर यदि परमाणु क्रमांक संख्या यानी जेड को लिया जाए तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक संख्या है वो सबकी अलग अलग होती है। तो ये बात इन्होंने कही थी। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व विद्यमान हैं? न्यूलैंड ने सोचा था कि कितने तत्व हो सकते हैं। उस समय उन्होंने सोचा था, तब तत्वों की संख्या थी 56, यानी 56 तत्व उस समय मौजूद थे। और इसके साथ साथ देखते हैं, ये जो 63 लिखा हुआ है, 63 एक समय था जब मेंडलीव ने काम शुरू किया था। मेंडलीव नाम का वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था, अपना काम शुरू किया था। उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चलो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो वो किसने दी थी? क्या डाबेराइन ने दी थी? नहीं भाई साहब, इन्होंने तो अष्टक नियम यानी त्रिक नियम दिया था, जो कि अभी हमने पढ़ा है। मोजले ने दी थी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? मोजले ने दी थी। क्या? तो मोजले ने ही, किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है? हेनरी मोजले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये आवर्त सारणी किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी वर्ग, क्या आ जाएगा? वर्ग। समूह यानी वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी होती है? अब देखो, वर्ग और आवर्त क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है ना, इसमें कुछ खड़ी लाइनें दिखाई दे रही होगी आपको। खड़ी लाइनें, ऐसे खड़ी लाइनें दिखाई दे रही होगी और कुछ आड़ी लाइनें भी दिखाई दे रही होगी। ये जो आड़ी लाइनें हैं ना, इनकी संख्या गिनोगे आप तो यहाँ पर आपको 7 मिलेगी। कितनी मिलेगी? ये 7 लाइनें मिलेगी और इन 7 लाइनों को कहते हैं आवर्त।
क्या कहते हैं, इनकी संख्या 7 होगी, इनको आवर्त कहते हैं। और जो ये समूह हैं, वर्ग हैं, ये जो खड़ी लाइनें दिखाई दे रही है आपको, इनको वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं, और इनकी टोटल संख्या होती है 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 18 पहले आएगा और फिर 7 आएगा। तो 18 और 7 यानी तीसरे नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है, और आवर्त की संख्या टोटल 7 है। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एल कोष किसे कहते हैं, देखो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तत्व, ऐसे तत्व बीच में होता है, उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये जो चक्कर लगाते हैं, ये जो घेरे हैं या फिर ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं, इन गोलों को कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं, कक्षा। तो इनमें नाम होता है, सबसे पहले गोले का नाम होता है के, फिर सेकेंड गोले का नाम होता है एल, और फिर थर्ड गोले का नाम होता है एम। इस प्रकार से एन इस प्रकार से चलती रहती है। तो जो के नाम का होता है उसके अंदर संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की 2। कितनी होती है, 2। ये कैसे ज्ञात की, एक सूत्र होता है जिस सूत्र को कहते हैं हम 2n²। इस सूत्र से ज्ञात किया था। अब ये सूत्र कैसे काम करता है, ये जो n है ना, ये के जब लिखा जाता है तो के लिए n का मान 1 होता है। तब 1 को आप यहाँ पर 2n के 1 लिखोगे तो यहाँ पर आपकी संख्या हो जाएगी 2। और ऐसे के ऐसे यदि n की जगह पर के बाद l आता है और l के लिए संख्या होती है n की 2। जब आप यहाँ पर n की जगह 2 लिखते हो तो 2 लिखने के बाद 2 का स्क्वायर 4, और 4 × 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8 आंसर अपना सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाबेराइन का त्रिक वर्गीकरण किस के आधार पर था। डाबेराइन ने जो त्रिक नियम दिया था वो किसके आधार पर था, यानी वो किस आधार पर दिया था उन्होंने। तो आपको पता है कि एक मोजले भाई साहब आए थे जो सबसे लास्ट में आए थे। उन्होंने कहा कि परमाणु की क्रमांक के आधार पर जमाओ, नहीं तो उससे पहले जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि जो परमाणु है उनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही व्यवस्थित करना है। उसके बाद लास्ट में आए थे मोजले, जिन्होंने कहा था कि परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्हें व्यवस्थित कर लो। इसीलिए इससे पहले जितने भी जो त्रिक नियम, अष्टक नियम, ये सारे थे ना, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ही मुख्य आधार माना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कौन सा है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। अब तत्व की संयोजकता कैसे, जैसे संयोजकता कहते हैं, जैसे सोडियम Na+, ये Na जो प्लस लिखा है मैंने, इसकी संयोजकता 1 है। क्यों है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है। मैं लिख दूं यहाँ पर Cl-। अब मैंने Cl- लिखा है, इसका मतलब क्लोरीन क्या कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है। तो इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो प्लस आयन बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, ये जो इलेक्ट्रॉन धारण करने की जो क्षमता होती है उसको संयोजकता कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन खुद ने ले रखे हैं, कितने दे रखे हैं, वो ही क्या कहलाती है, संयोजकता। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। अब बात करते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डाबेराइन के त्रिक का उदाहरण नहीं है। डाबेराइन ने उदाहरण दिए थे, 3 उदाहरण दिए थे, उनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। देखो आपकी NCERT की जो बुक है उसके अंदर 3-4 एग्जाम्पल है, उनमें से आपको देखना है। क्या देखना है, जो ये पहला तत्व है, जैसे ये लिथियम है, इसका द्रव्यमान, जैसे मान लो इसका लिथियम का द्रव्यमान करीबन कितना होता है, 6, और जो पोटेशियम है इसका द्रव्यमान होता है लगभग 39। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़कर आपको क्या करना है, 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग करीबन जोड़ लो आप इसको, 39 और ये 6 कितना हो गया, 45/2। जब 2 का आप भाग लगाते हो तो लगभग 23 आता है।
ये जो 23 आया है, ये आंसर 23 किसका द्रव्यमान होगा? ये सोडियम का द्रव्यमान होगा। तो इस तरह से ऐसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का द्रव्यमान और Ba है, इस दोनों का जो द्रव्यमान है इसका औसत निकालोगे तो इसके बराबर आएगा। ऐसा का ऐसा ही आप क्लोरीन का द्रव्यमान और आयोडीन का द्रव्यमान निकाल के औसत निकालोगे तो इस Br यानी ब्रोमीन के द्रव्यमान के बराबर आएगा। ये बात कही थी त्रिक भाई साहब ने, डाबेरायन के त्रिक भाई साहब ने कही थी। परंतु ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दिया हुआ है, ये यहाँ पर त्रिक का उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगले अपने नेक्स्ट स्लाइड है, इस क्वेश्चन इनके बारे में बात करते हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 हैं, तत्व कौन सा है? अब यहाँ पर तत्व पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी। अब आपको ये तो पता ही है कि जितने इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में दौड़ लगाते हैं उनके ही आधार पर हम पता कर सकते हैं कि तत्व कौन सा होगा। चलो देखते हैं। आपको पता है जैसे कि कोई भी तत्व होता है, यहाँ पर उसके चारों ओर कक्षाएं होती है और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो इन्होंने कहा कि 2 है। इसके बाद दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है पूरे के पूरे। यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन हमने फील कर दिए, ये 8 हो गए। अब और कितने हैं? यहाँ पर 7 बचे हुए। इसका मतलब एक कक्षा और है और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास संख्या हो गई 17। कितनी हो गई? 17। यानी 17 इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस तत्व की होती है? तो आपको पता है कि 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। किसका होता है? क्लोरीन का। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर देखो 7 यानी 2, 8 और 7 ये लिखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और यहाँ पर लेने वाला कौन है? वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक की संख्या होती है 17 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दी हुई हमें 17, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 17, क्लोरीन 17। क्लोरीन के ऊपर खतरा, हमारा आंसर होगा 17। चलो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या हुआ? ऐसी गैस जो किसी से लेना देना नहीं रखती हो, ऐसी गैस को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अब यहाँ पर भाई साहब उत्कृष्ट गैस का बात आई है तो उत्कृष्ट गैस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी होती है। यहाँ पर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, आपको क्या करना है? देखना है। देखो उत्कृष्ट गैस कौन सी है? एक तो होती है हीलियम 2 नंबर की, इसमें इलेक्ट्रॉन ना तो चाहिए, ना देगी ना लेगी, तो ये क्या होगी? उत्कृष्ट गैस। इसके बाद बात करते हैं नियोन। नियोन भी एक ऐसी गैस है जिसको ना तो चाहिए ना देना है, तो ये भी एक तरह की क्या है? उत्कृष्ट गैस है। इसके बाद हमारा आंसर होगा आर्गन। आर्गन भी एक ऐसा है जिसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेना है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, तो आर्गन। आर्गन। और इसके बाद अगली जिनोन, इसके आगे रेडोन। ये सारी की सारी क्या है? उत्कृष्ट गैसें हैं। इधर दिखाई दे रही होगी आपको ये सारी जो मैंने लिखी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन और रेडोन, ये सारी की सारी क्या है? उत्कृष्ट गैसें हैं। इनको उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि उत्कृष्ट गैसें कौन सी हैं। तो इन्होंने पूछा कि निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो उत्कृष्ट गैस या फिर नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस, इन्हीं को कहते हैं। तो इनमें से कौन सी नहीं है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। परंतु भाई साहब सोडियम कोई गैस नहीं है, दिस इज मेटल। ये क्या है? कि मेटल है, धातु है, ये कोई गैस नहीं है। चलो यहाँ तक हमारा चैप्टर होता है ख़त्म और आशा करता हूँ कि ये जो तरीका है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन ला लाकर मैं एक बाय एक करके छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सभी आपको सोल्व करवाऊंगा और पूरा का पूरा आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। विश्वास रखिए, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के दिलाने की गारंटी मेरी है। परंतु आप मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब
कोई दोस्त देखता है और अच्छे कमेंट करता है ना, तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होती है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।